हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं आज 11 दिसंबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट। पसंद आएगी ही मेरी गारंटी, इसलिए लाइक कर लीजिए आप लोग मेरी गारंटी पे। एंड 1 पर्सन 1 लाइक, मतलब हर व्यक्ति को एक लाइक करना ही करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं आज कितने लोगों ने वीडियो देखा और कितने लोगों ने लाइक किया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए मदद करेंगे। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी कि प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स परसुइंग टेक्निकल एजुकेशन अलोन, ठीक है ना। यानी कि जो गर्ल्स हैं टेक्निकल एजुकेशन अगर करना चाहती तो उनको ये असिस्टेंस देने का काम करता है। दूसरा है, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू एम्बरग्रिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एम्बरग्रिस मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, आप लोग को बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज सॉलिड inflammable substance produced in the digestive system of all the whales. सेकंड है, it is used to produce perfumes and other traditional medicines. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, 1 ओनली 2 ओनली बोथ या नन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हर्फिंडहल हर्शमैन इंडेक्स। हर्फिंडहल हर्शमैन इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए मार्केट कंसंट्रेशन, सेकंड इज फॉरेन ट्रेड, थर्ड इज इंश्योरेंस इंडेक्स, या फोर्थ इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस। तो ये 3 सवाल हैं आज के, आपको इनके आंसर्स करने हैं। अगर कोई, मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ अभी, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। तीसरा सवाल हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुना हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। सो लेट मी टेल यू दैट। पहला सवाल मैंने पूछा था प्रगति स्कीम के रिगार्डिंग। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में जो गर्ल्स परस्यू करना चाहती है उनको ही ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो पहला सही है। लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने इसको स्टार्ट किया है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। पहला सही है, आंसर विल बी ए यानी कि 1 ओनली। दूसरा सवाल था एम्बरग्रिस के रिगार्डिंग। अब एम्बरग्रिस के रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्राफ्टेड है, लेकिन एक गलती कर दी, इसमें इनफ्लेमेबल लिख दिया। एक्चुअली में जो एम्बरग्रिस होता है वो फ्लेमेबल होता है, इट इज फ्लेमेबल नॉट इनफ्लेमेबल। तो याद रखिएगा, द सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट इस कारण से गलत हो जाता है, एंड ये बाकी चीजें सही थी, तो पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है लेकिन वो सही है। तो आंसर विल बी बी यानी कि 2 ओनली। हर्फिंडहल हर्शमैन इंडेक्स जो है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली HHI इंडेक्स, ये जो हर्फिंडहल हर्शमैन इंडेक्स है, एक्चुअली में ये कंपटीशन को चेक करता है कि कितना कंपटीशन है, ठीक है ना। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से क्या हो जाएगा, मार्केट कंसंट्रेशन, कि कितने मार्केट्स हैं, कितने वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली वहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो। ये सारी चीज़ चेक करने के लिए हर्शमैन हर्फिंडहल इंडेक्स जो था वो लाया गया था। और यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ फर्म्स इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री दे आर इन and an indicator of the amount of competition among them. So it is basically an indicator of the amount of competition within an industry, है ना। एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना कॉम्पिटिशन वहाँ पे ला रहे हैं, इसका ये मेजर है, ठीक है ना। हर्फिंडहल हर्शमैन इंडेक्स। आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, GST हैज नॉट लिव्ड अप to the expectations and thus needs some tweaks to deliver, है ना। मतलब GST ने अपने एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है, जो उसके एक्सपेक्टेशंस थे GST के साथ, है ना, और इसके लिए उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, ये आपको डिस्कस करना है। सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू डिस्कस। आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो है, नियरली 80% of the funds allocated under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम has been for the advertisement of that scheme। तो लगभग 80% जो फंड था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो उसके मार्केटिंग में और उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग विच वॉज देयर, एंड ये फंड जो एलोकेशन हुआ था उसमें से लगभग 80% वॉज ऑन दैट, एंड बाकी का बचा हुआ अब कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि उसको अच्छे से लगाए। देखो एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत थी, ऐसा नहीं था कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी भी लोग जो थे वो गर्ल्स चाइल्ड की तरफ इतने ज़्यादा एजुकेटेड या इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती। बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत चीज़ है, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की ज़रूरत। लेकिन अब जो है वो बात यह है कि अब आपको बहुत ज़्यादा उसके आउटकम्स भी देखने की ज़रूरत। नाउ यू हैव टू सी द आउटकम्स एज वेल, है ना, कि आपकी मार्केटिंग का कितना आउटकम पड़ा। तो उसके लिए आपको अब जो खर्चा करना चाहिए वो करना चाहिए कि आप
जो गर्ल चाइल्ड है उसके एजुकेशन के पीछे और ये सारी चीज़ें उनको उनके पीछे लगे। तो ये जो पैनल था इसने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से ये अर्ज किया है दैट इंश्योर दैट द फंड्स फॉर द स्कीम आर यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली एंड इट सेड दैट द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन प्लान्ड एक्सपेंडिचर एलोकेशन फॉर सेक्टोरल इंटरवेंशंस इन एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी कि गर्ल एजुकेशन और गर्ल हेल्थ इन दोनों में अब आपको प्लान्ड इंटरवेंशन करने की जरूरत है ताकि आप जो है क्वांटिफाइबल आपको आउटकम्स मिल सके। क्वांटिफाइबल, अभी क्वालिटेटिव मिलने का, क्वांटिफाइबल आउटकम्स मिला। आपको नंबर्स भी तो चाहिए ना कि कितने लोगों का भला हुआ, कितनी गर्ल्स एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ने आई, कितनी गर्ल्स का एनरोलमेंट हुआ। तो ये सब आपके मार्केटिंग से क्या हुआ चेंजेस, वो सारे देखने के टाइम अब आ गया है। अगली जो न्यूज़ है वो है ट्रांस फैट के रिगार्डिंग। देखो ट्रांस फैट के रिगार्डिंग मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि इट इज़ कंसीडर टू बी बैड कोलेस्ट्रॉल। ट्रांस फैट को, ट्रांस फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना। और एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि हेल्थ के लिए ठीक होता है, लेकिन एक ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हेल्थ के लिए वो बहुत ही ख़राब होता है। और एक और चीज़ आपको याद है कि ये LDL बोलते हैं इसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको बोलते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और जो गुड फैट होता है उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और ये जो ट्रांस फैट होता है ना, ये वर्स्ट होता है, दिस इज द वर्स्ट फॉर आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे बुरा फैट होता है, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दीज फैक्ट जो मैंने आपको बताए। और ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट कहलाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ट्रांस फैटी एसिड इज एन अनसैचुरेटेड फैट, ये भी आप याद रख लीजिएगा। एंड जब बेसिकली जब डालडा वालडा नहीं अपन बनाते हैं डालडा, उनके जो बाई प्रोडक्ट कहना चाहिए, उसका जो वेस्ट निकलता है ना, वो है ट्रांस फैटी एसिड, ठीक है ना। एंड बेसिकली ये अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैट होता है एंड ये बहुत ज़्यादा कोरोनरी डिसीजेज, हार्ट डिसीजेज, कैंसर, ओबेसिटी और लीवर डिसफंक्शनिंग, इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें पैदा करता है। तो ये आप थोड़ा चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी कई कंट्रीज़ हैं जो कि इसको मतलब ग्लोबली इसको एलिमिनेट करना चाहती हैं। सो इसके लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है रिप्लेस कैंपेन। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द नेम ऑफ द कैंपेन, लेट मी राइट इट डाउन। तो ये याद रखिएगा, REPLACE, रिप्लेस कैंपेन। ये रिप्लेस कैंपेन जो है ये किसका कैंपेन है? WHO का कैंपेन है। एंड दिस कैंपेन इज फॉर रिप्लेसिंग द ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लोबल फूड सप्लाई बाय 2023। 2023 तक ग्लोबल फूड सप्लाई से ट्रांस फैटी एसिड को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का प्रण लिया है WHO ने। सो दैट इज द थिंग एंड रिच कंट्रीज आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग इट बाय 2022 ओनली। कई रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो 2022 तक ही हो सकता है इसको एलिमिनेट कर सकें। बट पुअरर कंट्रीज दे आर लैगिंग बिहाइंड। ऑब्वियसली बात है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो पुअरर कंट्रीज है, दे आर लैगिंग बिहाइंड एंड उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस भी बना है, इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस बना है, जिसने कि कमिट किया है कि ट्रांस फैटी एसिड को हम एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस बाय 2023, 2023 तक। इफ्बा याद रखिएगा, इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस। इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस याद रखिएगा 2008 में बना था बाय द CEOs ऑफ लीडिंग फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज। तो जो लीडिंग फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस कंपनीज थे, उन्होंने मिलकर के प्रण लिया था 2008 में कि एक हम ग्रुप बनाते हैं, इसका नाम रखा इन्होंने इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस, इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज अलायंस। और इसने एलिमिनेट करने का कसम खाया है 2023 तक। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वह ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अब ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स थोड़ा नए तरीके का इंडेक्स है, अभी तक मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया, मैंने खुद भी कभी नहीं पढ़ा था इसके पहले। तो आपको बता दूं कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। तो किसने किया है इसको? द न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी ने इसको लॉन्च किया है। एम है टू स्पर मेजरेबल चेंजेस इन द नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द इंटरनेशनल कैपेबिलिटी टू एड्रेस वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओमनीप्रेजेंट रिस्क्स, इन्फेक्शियस डिसीज आउटब्रेक्स। यानी कि जो कोरोना टाइप की डिसीजेज नहीं है, जो कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, इनको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इसका एक जो मेन एम है, पर्पज़ है इस रिपोर्ट का, वो यही है कि वर्ल्ड कितना तैयार है एपिडेमिक्स के लिए, वर्ल्ड कितना तैयार है पैंडेमिक्स के लिए। और जो इस रिपोर्ट ने इस बार निकाल के बताया है, उसमें ये बताया कुल मिलाकर
करके कि वर्ल्ड अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। एंड दे हैव असेस्ड 6 कैटेगरीज, 37 इंडिकेटर्स, 171 क्वेश्चंस। 6 कैटेगरीज जो हैं वो पहली है प्रिवेंशन, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंस और रिलीज ऑफ पैथोजेंस। दूसरी कैटेगरी है डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि अगर चलो मान लो पैथोजन रिलीज हो भी गया तो उसका अर्ली डिटेक्शन और उसकी रिपोर्टिंग सही हो। थर्ड है रैपिड रिस्पांस, यानी कि जब डिटेक्शन और रिपोर्टिंग हो जाए तो उसका रैपिड रिस्पांस हो। फोर्थ है हेल्थ सिस्टम, यानी कि आपके पास सफिशिएंट हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, रोबस्ट हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। फिफ्थ आपका कंप्लायंस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, यानी कि यू शुड बी कमिटेड टू इम्प्रूव द नेशनल कैपेसिटी, फाइनेंशिंग प्लान्स एंड अडहेरिंग गैप्स, जो गैप्स हैं उनको एड्रेस करो टू ग्लोबल नॉर्म्स। देन सिक्स्थ है रिस्क इन्वायरमेंट, यानी कि ओवरऑल रिस्क इन्वायरमेंट एंड कंट्री वल्नरेबिलिटी टू बायोलॉजिकल थ्रेट्स। ये पूरी चीज़ें मेजर की जाती है कि कितना आपकी कंट्री ससेप्टिबल है फॉर दैट आउटब्रेक, ससेप्टिबल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एंड 0 से 100 तक का स्कोर इसमें लिया जाता है। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा वर्ल्ड की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर रही है ना, वर्ल्ड की परफॉर्मेंस पुअर रही है। तो इसलिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स स्टिल, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन, रिपोर्टिंग, रैपिड रिस्पॉन्स, उसके बाद थ्रेट इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। तो वर्ल्ड की कंडीशन अच्छी नहीं है, वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे हम आते हैं मेन एडिटोरियल पार्ट पे अपने। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज वो जीएसटी के रिगार्डिंग करेंगे। इट इज़ एन अनफिनिश्ड एजेंडा, द ऑथर इज सेइंग दैट जीएसटी रिमेन्स एन अनफिनिश्ड एजेंडा। देखो जब जीएसटी लाया गया था ना तो उसको लाने के बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, उसका एडवांटेज बताई, जैसे कि बोला गया था कि इट विल इम्प्रूव द टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। उसने कहा कि जीएसटी आएगा तो इट विल एंड द टैक्स कैस्केडिंग, टैक्स कैस्केडिंग को खत्म कर देगा। टैक्स कैस्केडिंग क्या हो रहा था कि बार बार टैक्स ऐसे मतलब डबल ट्रिपल जुड़ते जा रहे थे टैक्स, और ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट ला रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ के बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट ला रहे थे, तो उसको टैक्स कैस्केडिंग कहते हैं, ठीक है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा देगा, टैक्स कैस्केडिंग को एंड कर देगा, एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, इट विल इंश्योर लोअर प्राइजेस फॉर द कंज्यूमर्स। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाएगा, कैस्केडिंग को खत्म कर देगा, इट विल इन्हांस एफिशिएंसी, इट विल इन्हांस कॉम्पिटिटिवनेस, इट विल इन्हांस ग्रोथ, इट विल इंश्योर लोअर प्राइजेस। ये सारी चीज़ उन्होंने कहा, ठीक है ना। अब इन्होंने ये भी कहा कि इससे फिस्कल फेडरलिज्म भी बढ़ेगा, कंट्री का फिस्कल फेडरलिज्म भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। लेकिन अब देखो हुआ क्या कि जब जीएसटी लाया गया तो स्टेट्स ने अपना सब्सटेंशियल जो रेवेन्यू था, टैक्स रेवेन्यू, वो फोरगोन किया, है ना। ऑब्वियस बात है, दे फॉरगॉन देयर सब्सटेंशियल रेवेन्यू, एंड जो उनके पास पावर थी वो उन्होंने सेंट्रल को दे दी, जीएसटी काउंसिल को दे दी, है ना। ये सारी चीज़ें की। बट अगर अब अपन रिजल्ट देखें उस चीज़ का तो द रिजल्ट्स आर नॉट देयर एंड देयर आर मेनी अनरिजॉल्व्ड इशूज, स्टिल देयर आर मेनी अनरिजॉल्व्ड इशू। अब जैसे उन्होंने कहा कि जो जीएसटी का फाउंडेशन है वो 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे है। पहला है जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन जिसको हम बोलते हैं जीएसटीएन, और दूसरा है जीएसटी काउंसिल विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि बनाई गई है जीएसटीएन 279 A1 के तहत, है ना। 279A आपको याद होगा, दिस इज अंडर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि देखो स्टेट्स ने अपना रेवेन्यू फोरगॉन किया, आपने उनसे कसम खाई थी कि आप उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे, और आपने कहा था कि 14% का ग्रोथ मिलेगा, जो भी आपका रेवेन्यू में था उसमें आपको 14% का ग्रोथ मिलेगा। अगर ग्रोथ नहीं मिलता है तो आपको कंपनसेट किया जाएगा। ये सारी चीजें एश्योर्ड, ये सारे एश्योरेंस दिए गए थे। दूसरी चीज में एक एश्योरेंस दिया गया था रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का एश्योरेंस दिया गया था कि आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी मतलब कि आपका रेवेन्यू जो है वो कम नहीं होगा। बट रेवेन्यू न्यूट्रलिटी देखी नहीं कि कोविड में भी हमने देखा कि अब बहुत सारा इनका जो कलेक्शन था वो घट गया था, ठीक है ना। नियरली 18 स्टेट्स, अगर मेजर स्टेट्स देखें, द रेशियो ऑफ द टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी हैज डिक्लाइन, है ना। मेजर 18 स्टेट्स में जो टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी का कैलकुलेशन था वो डिक्लाइन किया था, ठीक है ना। और सेंटर का तो कलेक्शन बढ़ा है लेकिन स्टेट्स का कलेक्शन बिल्कुल डिक्रीज हुआ है। सो दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर हम ये भी देखें कि क्या था कि कई लोगों ने इसका मिसयूज भी किया, जैसे कि फेक
चेक पोस्ट, फेक इनवॉइसेस, ये सारी चीज़ें करने लगे। फिर गवर्नमेंट भी कुछ एग्जेम्पशंस देती है, कुछ सबवेंशंस देती है, वो उसका अलग इफेक्ट पड़ रहा था। तो मतलब कि एक तो जीएसटी का खुद का जो वो थे, उसके अलावा जो ये फेक इनवॉइसेस और एग्जेम्पशंस और सबवेंशंस करके थे, इनके कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान स्टेट्स को झेलने को मिला। अब यहाँ पे इन्होंने ऑथर ने कहा है कि जो ब्राज़ीलियन एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, ब्राज़ील में क्या होता है कि व्हाट दे डू इज़ दैट कि वो बिल्कुल केस बाय केस बेसिस पे जाते हैं, मतलब कि जिसको लगता है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, डायरेक्टली मनी ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जेम्पशन वाला फंडा उन्होंने नहीं रखा है, सबवेंशन वाला फंडा उन्होंने नहीं रखा है, तो और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने तो ब्लैंकेट उसको एग्जेम्प्ट या सबवेंट कर दिया है, तो लोग क्या करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हैं, फर्जी सब बना करके उसका बेनिफिट उठा ले जाते हैं। जो डिजर्व नहीं करते उनको भी उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कहा कि गलत है। इसके अलावा ऑथर ने वही कहा कि जैसे जीएसटी इन्होंने इनका मिस हुआ था तो गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी एक्ट ऑफ गॉड लगा करके अपने कंपनसेशन देने वाले उससे बचने की कोशिश की, है ना। तो जो बेसिक स्पिरिट है वो बढ़ नहीं रही है, दैट इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू दैट, जीएसटी इज नॉट कॉन्ड्यूसिव फॉर दैट। क्योंकि अब यहाँ पे देखो एक और है जो आईजीएसटी है सॉरी, आईजीएसटी में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जो शेयर होता है वो दो पार्टीज में शेयर होता है, एक जहां पे बिक्री हो रही है, दूसरा सेंटर के बीच में। तो जो स्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको क्यों पार्ट नहीं मिल रहा है ना, सो दैट डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एंडेड। यहाँ पे ऑथर ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो ये आईजीएसटी के टाइम पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है विद द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, दैट शुड एंड, वो खत्म होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये सारे इशूज हैं, इनको दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा अलग अलग जो टैक्स रेट्स आपने बना रखे हैं उसकी जगह आपको, अगर आप कई कंट्रीज है जिसने 1% रखा है लेकिन वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप भी 1 रखो भले, है ना। एंड इसमें थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है कि क्या ये जो 4 अलग अलग टैक्सेस हैं, रेट्स हैं, क्या वो सही है, या फिर दूसरी चीज ये कि अगर वो गलत है तो उनको थोड़ा रेशनलाइज किया जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। यूएन कन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन सोलार अलायंस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है जिसका नाम है रेजोल्यूशन 76/123। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, रेजोल्यूशन 76/123, और इसको यूनानिमसली पास कर दिया गया है। और सोलर अलायंस को बेसिकली सॉरी सोलर अलायंस को जितने भी सेशंस होंगे यूएनजीए के एंड ऑल, उसमें अब ऑब्जर्वर की भूमिका में वो बैठ सकते हैं। ओके, तो जो इसका ऑब्जर्वर की स्टेटस में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो यूएनजीए के सारी बैठकों में बैठेगा, पार्ट करेगा, ठीक है ना। एंड आईएसए का आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस ने इसको बनाने के लिए 21st COP जब हो रही थी UNFCCC की पेरिस में 2015 में, तब इसको इनिशिएट किया था। और इसमें ये कहा था कि जितनी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मतलब उसके बीच में जो कंट्रीज आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी कंट्रीज आती हैं जहाँ पे सन काफ़ी ज़्यादा आता है, और ये कंट्रीज फुल्ली या पार्शली दोनों जैसे कंट्रीज आ रही हैं, उनको बोला गया था कि आप भैया पार्ट लीजिए और ग्रिड बनाइए जिसमें सोलार को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं और कोई अगर न्यूज़ है तो देख लेते हैं। 80% ऑफ द फंड्स फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर स्पेंड ऑन मीडिया कैंपेन्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी फ्रंट पेज में न्यूज़ बता दी है ना। तो ये मैंने न्यूज़ आपको ऑलरेडी बता दी है। बालकृष्ण दोषी विंस टॉप ऑनर। तो आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बालकृष्ण दोषी विल रिसीव द रॉयल गोल्ड मेडल 2022, रॉयल गोल्ड मेडल 2022, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर्स फॉर आर्किटेक्चर। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 फॉर द आर्किटेक्चर। अब ये इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर ये इनको प्रोवाइड करेगा। एंड बेसिकली 100 इन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग के बनाए हैं एंड रिकॉग्निशन को काफ़ी मिला है। रॉयल गोल्ड मेडल इज अप्रूव्ड पर्सनली बाय क्वीन एलिजाबेथ टू ने पर्सनली इनको अप्रूवल दिया है इनके गोल्ड मेडल को, और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा इनको प्रिट्जकर अवार्ड भी मिल चुका है। प्रिट्जकर प्राइज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि ये नोबेल प्राइज़ माना जाता है, जो आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज़ है ना, तो प्रिट्जकर प्राइज़ ही माना जाता है, नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये भी इनको दिया जा चुका है, ठीक है ना। बालकृष्ण दोषी और किस चीज़ के लिए फेमस है आप मुझे बता सकते हैं क्या, कि इंडिया में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन किया है, वो क्या है? अगर आप बता पाए तो दैट विल बी वेरी गुड। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द न्यूज एनालिसिस फ्रेंड्स। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।